अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सायरा सदफ़ ने। नावल का नाम है नक़्ल वफ़ा, मुसन्निफ़ा है फ़रा बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। घर से निकलकर नवीरा एक टैक्सी के ज़रिए सीधी उस फ्लैट पर पहुंची जहां पिछले रोज़ जाजिब से मुलाकात की थी। उसने डोरबेल बजाई। यस, एक लड़का नीम ख्वाबीदा सी कैफियत में दरवाजे पर आया। जी, वो मुझे जाजिब से मिलना है, मतलब जाजिब से रब्ता करना है। वो कुछ गड़बड़ा सी गई। जाजिब? वो माथा स्केड़ कर सोचने लगा। यहाँ कोई जाजिब नहीं रहता। वो एक्चुअली कल मैं आप ही के घर में यहीं जाजिब से मिलने आई थी, लेकिन तब से उससे कोई रब्ता नहीं हो रहा। मैं उसे ढूंढने आई हूँ। उसने बिना सोचे सारी बात एक अनजान लड़के को बता दी। अच्छा, लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। आप अंदर आ जाएं, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करता हूँ। उसने नवीरा के लिए रास्ता छोड़ा था। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ी, लेकिन जाजिब से रब्ता करने की धुन हर बात पर गालिब आ गई और वो अंदर आ गई। असल में मैं आज ही घर वापस आया हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, लड़के ने तमहीद बांधी। जी, वो कोई बात नहीं, मुझे बस जाजिब से रब्ता करना है। उसके दोनों नंबर्स कल से बंद आ रहे हैं। मैं उनका घर नहीं जानती, ना कोई और पता ठिकाना। बस यही एक जगह थी जहाँ से मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वह जल्दी से बताने लगी। जी, मैं वही बता रहा हूँ, लड़के ने तहम्मुल से कहना शुरू किया। मैं अपने घर की चाबी अपने एक दोस्त को देकर गया था तो। जाजिब को ना? वो फिर जल्दबाज हुई। जी नहीं, हसाम को। लड़के ने उसकी बात काटने को खासी नापसंदीदगी से देखा। आप मुझे पूरा सुन लें प्लीज़। सॉरी, वो धीमा सा कहकर रुक गई। मैं किसी जाजिब को नहीं जानता। मैंने चाबी हसाम को दी थी। मुझे उससे बात करने दें और आप यहाँ आराम से बैठ जाएं। वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते अंदर कमरे में चला गया। नवीरा का तो ये सुनकर ही दिल बैठने लगा कि लड़का जाजिब को जानता ही नहीं था। वो सोफे के किनारे टिक गई और दिल में यही दुआ कर रही थी कि हसाम से जाजिब का पता चल जाए। आप कुछ देर इंतज़ार कर सकती हैं? लड़का दरवाजे में आकर अचानक ही उससे पूछने लगा। उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगा रखा था। हसाम कह रहा है वो कुछ ही देर में जाजिब को लेकर यहाँ आ रहा है। उसने मज़ीद बताया तो नवीरा ने जल्दी से सर हिलाया। जी जी, रुक सकती हूँ। जाजिब के आने का सुनकर तो उसे बाकी हर बात भूल गई। लड़का मुस्कुराहट दबाते वापस पलट गया। मोबाइल ऑफ करके वो किचन में आया और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर नवीरा के पास आ बैठा। नहीं, वो झिझक कर पीछे हुई। शुक्रिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपका नाम? उसने ग्लास सामने मेज़ पर रख दिया। नवीरा। घबराहट पर काबू पाते उसने आम अंदाज में जवाब दिया और बिला वजह इधर उधर देखने लगी। लड़का घर पे अकेला था। उसे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन जाजिब का इंतज़ार करना भी उसकी मजबूरी था। उसने घड़ी में वक्त देखा। घर से निकले उसे 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। ये इलाका शहर से कुछ हटकर था। रश की वजह से यहाँ तक पहुँचने में भी उसे काफ़ी टाइम लग गया था। घर पर बताया था कि कहाँ जा रही हैं? लड़के ने लहजे को मतवाजन रखा। जी नहीं, बस एक सहेली का बताया। वो मुख्तसर जवाब देते अब उसे गौर से देख रहा था। नवीरा ने उसकी नज़रों को महसूस करते खुद को मोबाइल में बिजी किया तो वो उठकर चला गया और करीब आध घंटे बाद बेल हुई। लड़के ने दरवाज़ा खोला तो 2 लड़के अंदर आ गए। नवीरा बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। वो जाजिब की तवक्को कर रही थी, लेकिन वो दोनों लड़के ही उसके लिए अजनबी थे। वो हैरान सी कभी उन 2 को तो कभी उस पहले लड़के को देखने लगी। एक लड़के ने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जाजिब? वो फैली आंखों से उन सबको देख रही थी। उसने तो कल ये जगह मांगी थी पूरे 10,000 देकर। एक लड़का मानी खैजी से मुस्कुराते उसके नज़दीक आने लगा। तो वो अब कहाँ है? नवीरा एक एक कदम पीछे होने लगी। उसे अब शदीद खतरे की बू आने लगी थी। भाई, हमने तो उसे बताया कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें ढूंढती हुई आई है, लेकिन वो मिलने को तैयार ही नहीं हुआ। कहने लगा वहीं से टाल दो और मेरा कोई पता ठिकाना उसे मालूम ना होने देना। एक लड़के ने हंसकर बताया और उसके नज़दीक आने लगा। कोई बात नहीं, मैं भी बाद में कभी मिल लूँगी, मुझे जाने दें। वो मेज़ के किनारे से होते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल बड़े ही ज़ोरों से धड़क रहा था। खतरे को ऐन सर पे मंडलाता देखकर खौफ से उसका चेहरा आग की तरह तपने लगा। उसका दिल ये सोचकर बुरी तरह गोता खा गया कि यहाँ से निकलना बहुत ही जोखिम का काम है। और यही सच था, क्योंकि उसका भागकर दरवाजे तक पहुँचना भी उन लड़कों ने पलक झपकते में नाकाम बना दिया था। तीनों लड़कों ने आन की आन उसे अंदर के कमरे में ला पटका। उसका मुंह कपड़े से बांध कर उसकी मज़ाहमत को ज़बरदस्ती एक मशरूब पिलाकर एकदम कमज़ोर कर दिया गया। सच कहते हैं, घर तो मकीनों के बसने से घर लगता है, वरना तो खंडर है, वीराना है। वरादारी की एक एक ईंट को हसरत से चूती आगे बढ़ रही थी। बड़े हाल में दाखिल हुई तो कपड़ों से ढका फर्नीचर, खामोशी और बंद जगह की हफ्सदा सी बू से उसका दिल घबराने लगा। बंद घर से अजीब सी वहशत बरस रही थी, एक अनजानापन और ना समझ आता सा खौफ।
राबील ने अंदर तक उतरती नागवारी और बोझलपन से घबराकर फौरन सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। वर्दा और रानीन जरा बाद में घर से निकलकर उसके पीछे पहुंची। उनके अंदर दाखिल होने पर आवाज़ें और हंसी की आवाज़ और रोशनी जो अभी अभी उसके खिड़कियां खोलने पर हुई थी, सब ने मिलकर कुछ देर पहले के तासुर को यकसर बदल दिया। राबील ने भी घुटन से निजात मिलने पर एक गहरा सांस खारिज किया। दिल में उम्मीद सी जागी कि ये महसूसात आर्जी थी, और यकीनन ऐसा ही था, क्योंकि वर्दा और रानीन की बातें, उनकी मदद की बदौलत वो कुछ ही देर में अपने घर से मानूस होने लगी। जुबैदा मासी अपनी भाभी को बुला लाई। उसने 2 घंटों के अंदर सारे घर को चमका दिया। सफाई तो फिरदौस चाची भी पीछे करवाए रखती थी, लेकिन वो कभी महीने डेढ़ बाद जुबैदा को साथ ले आती और झाड़ पोंछ करवा देती। हुदा भी खुशी खुशी भाग दौड़ रही थी। वर्दा और रानीन ने कमरों और हाल की सेटिंग में उसे अच्छे अच्छे मशवरे दिए, बल्कि काम काज में खूब मदद भी करवाई। इसलिए कुछ ही देर में उसका मन बड़ा हल्का फुल्का सा हो गया। अब वो यहाँ रह सकती थी, पीछे के मुतालिक कम से कम सोचते, थोड़ी बहुत आगे की प्लानिंग के साथ। अब तो उसे बार बार बस मीरान का ही ख्याल आ रहा था कि मीरान से कैसे राब्ता करे। उसका मोबाइल तो घर पे रह गया था, उसे मीरान का नंबर ज़ुबानी कहाँ आता था। आगे के लिए उसने सोच तो रखा था कि बहुत जल्द दूसरा मोबाइल और सिम खरीद लेगी, लेकिन मीरान, उसका सोच सोच कर सर दर्द करने लगता कि भाई से वो कैसे राब्ता करे। सभी कुछ तो उसके मोबाइल में रह गया था, ना जरगुल की अम्मी का नंबर था, ना मीरान का। अच्छा हाँ राबील बाजी, रानीन को अचानक कुछ ख्याल आया तो उसके पीछे कमरे में आई। अम्मी कह रही थी रात को सोने के लिए हमारे पास आ जाया करें। हाँ, वह चौंक कर मुड़ी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कभी अकेली नहीं रही ना। उसने मुस्कुराते हुए फ्रेम वापस साइड टेबल पर रखा और रानीन की नज़र फ्रेम पर पड़ी। बहुत हल्की मूछों और छोटे फौजी कट जैसे बालों में वो मीरान था, गालिबन 15-16 बरस की उम्र की तस्वीर। उसने नज़र हटा ली, वो उसे कभी देखना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। हाँ अच्छा, खाने में क्या हो? वो दिमाग को बड़ी देर बाद हाजिर कर पाई। कुछ भी नहीं, राबील मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आई। क्योंकि मैं दोपहर की कुकिंग खुद करूँगी यहीं अपने घर में। हाय अल्लाह, नहीं बाजी, पहला दिन है आज। ये पहला दूसरा दुल्हन के लिए होता है पगली लड़की। राबील ने हंसकर उसके सर पर चपत लगाई तो उसने झींप कर हाथ मुंह पर रखा। चलो आओ, तुम दोनों को भी अच्छी सी चाय पिलवाऊं, थक गई होगी। ज़रूर पियेंगे आपके हाथ की चाय। रानीन ने राबील के दोनों हाथ खींचकर बाहर का रुख किया। लेकिन अभी हम लॉन में जा रहे हैं, माली चाचा आए थे, सारा झाड़ झंकाड़ निकल गया, और देखिए तो क्या खूबसूरत नक्शा निकल आया है। वो उसे लिए दाखिली दरवाजे से निकलकर ऊंचे बरामदे में आई। यहाँ से 4 सीढ़ियाँ उतरकर दाएं बाएं के लॉन आते थे। राबील खुद पीछे के बंद गली वाले दरवाजे से अंदर आई थी, क्योंकि माली और चाचा अफजल के सामने के लॉन में काम कर रहे थे, तो वह पर्दे की वजह से वहाँ से नहीं आई थी। यहाँ घर के सामने के हिस्से में निकलकर राबील का बेदार होता मिजाज कुछ और खुशगवार हो गया। हुदा वर्दा के साथ लॉन में भागती फिर रही थी। राबील पिछली रात इब्राहिम चाचा और अंसर से भी मिली थी। उन दोनों की तरफ से भी अच्छा रवैया देखने को मिला था। 8 बरसों का जमूद तो एक ही मुलाकात में रेत हो गया था, और ये एक खुश आइंद बात थी। हालांकि वकार और अब्बा जी तो इन 8 बरसों के दौरान बहुत मर्तबा उससे कह चुके थे कि उसे अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, लेकिन राबील की कभी हिम्मत नहीं हुई। एक वजह यह थी कि रुखसती के बाद वहाँ से किसी ने दोबारा राब्ता नहीं किया था, और इसी रवैये ने राबील का ऐसा हौसला तोड़ा कि वापस आने की हिम्मत वो शुरू शुरू में तो कर नहीं पाई, और रफ्ता रफ्ता ये उसे गैर अहम लगने लगा। जबकि पीछे हवेली वालों ने आगाज़ में गुस्से की वजह से राब्ता नहीं किया, और बाद में उन्हें यह लगा कि राबील शायद वापस ही नहीं आना चाहती, तो इस जमूद ने कुछ यूँ टूटना था। वो ऊंचे बरामदे की पथरीली सीढ़ियों पर बैठ गई और तितलियों के पीछे भागती हुदा को देखकर सोचने लगी। वो रात मीरान ने होटल में गुजारी थी। जहन बहुत मुंतशिर सा था, नींद तो उसे आई ही ना थी। सारी रात बस यही सोचते गुजरी थी कि अगली सुबह वो कहाँ से राबील की तलाश शुरू करे। लेकिन दिन की रोशनी होने तक वो एक फ़ैसले पर पहुँच चुका था। अब उसे होटल छोड़कर बस स्टैंड जाना था और आज ही गांव पहुंचना था। बरसों अपने आप से यही एक सवाल करते गुजर गए कि आखिर कब तक वो अपने गांव, अपने वतन से दूर रहेगा। अपना घर, अपनी जायदाद ज़िंदगी भर के लिए फेंके तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे कभी ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सा मुनासिब मौका हो सकता है जो उसके गाँव जाने की राह को सहल बनाएगा। लेकिन पिछली सिर्फ एक रात की सोच विचार गुजरे तमाम बरसों की मनसूबाबंदी पर सबकत ले गई थी। जाने ये ख्याल उसे पहले कभी क्यों नहीं आया था कि वहाँ जाने के लिए राहें जाने से पहले नहीं, बल्कि वहाँ जाने के बाद खुद अपनी कोशिशें सहल बनानी पड़ेंगी। फिर सबसे सामने की बात तो ये थी कि उसे वहाँ जाकर अपना घर ही तो खोलना था, बिना किसी का कोई एहसान या मदद लिए। अपने घर में जाकर बस जाना किसी और की सेहत पर क्यों असरअंदाज हो सकता है। बरसों पहले वो चोरी छुपे वहाँ से निकला ज़रूर था, लेकिन इसका इम्कान भी बहुत कम था कि वहाँ उसे देखते ही गोली से उड़ा दिया जाता। बहरहाल गांव जाना तो अब तय था, और यह रवानगी कुदरत ने किसी मुनासिब नहीं बल्कि कतई गैर मौजू मौके के लिए तय कर रखी थी।
वो सफ़र जो उसे अपनी बहन के साथ खूब प्लानिंग करने के बाद शुरू करना था, आज अपनी बहन को ढूंढने में तय होने वाला था। तो चलो यूं ही सही। उसने एक गहरी आह अंदर खींचते हुए पलटकर एक नज़र कमरे को देखा और सामान की तसल्ली होने पर बाहर निकल आया। आज भी नाश्ते में उससे सिर्फ चाय पी गई। सुबह सवेरे कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता था। नाश्ते के बाद टैक्सी में बस स्टैंड पहुंचा तो काकान जाने वाली कोस्टर ने 10 बजे निकलना था। मीरान ने घड़ी देखी, अभी तो सुबह के 8 बजे थे। वो वेटिंग रूम में आ बैठा। सामान संभालकर एक साइड पर रखते करीबी कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन किया। हर बार बेचैनी से व्हाट्सएप ऑन करते राबील की तरफ से किसी पैगाम की उम्मीद होती, लेकिन इस तरफ से मायूसी हुई तो उसने व्हाट्सएप पर नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया। रात उसे बार बार नवीरा का ख्याल आ रहा था। राबील के ससुरालियों में से सबसे मुलाकात हुई थी, लेकिन नवीरा कहीं दिखाई ना दी थी। जाने से पहले अगर एक मर्तबा उससे भी बात हो जाती तो शायद उसे राबील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती थी। उसने कुछ दिन पहले नवीरा को कुछ मैसेज भी लिखे थे, लेकिन उसने देख कर भी कोई जवाब नहीं दिया था। इस मर्तबा मीरान ने उसके नंबर पर कॉल मिला दी। हेलो, प्लीज़ हेल्प मी, सामने से नहायत डरे सहमे से लहजे में कहा गया और मीरान कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पाया। हेलो, नस्वानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो मीरान चौंका। जी कौन? नवीरा? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद को आएँ। आप कहाँ हैं नवीरा, और कैसी मदद? मैं मीरान हूँ। मुझे तो आपसे राबील के मुतल्लिक पूछना था। मीरान, मैं आपको भाभी के मुतल्लिक भी सब बताऊँगी, लेकिन अभी मैं बड़ी मुश्किल से कुछ गुंडों के चुंगल से निकली हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है। नवीरा की बैठी बैठी आवाज़ एकदम रुंधी सी हो गई और अब वो बाकायदा सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मैं अगर आपको लोकेशन बताऊं तो क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं एक पार्क की झाड़ियों में छुपी हुई हूँ, बाहर नहीं निकल सकती। मेरे कपड़े। वो दबी दबी हिचकियों में जितना समझा पाई वो मीरान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। उसने ध्यान से लोकेशन समझी और सामान समेत फिर एक टैक्सी लेकर नवीरा की बताई गई जगह पर रवाना हो गया। अपने सूटकेस में से उसने एक अप्पर निकालकर हाथ में लिया। टैक्सी वाले को गार्डन की पार्किंग में वेट करने का कहकर अप्पर हाथ में लिए दोबारा नवीरा को कॉल मिलाई। वो कहीं करीब ही थी और झाड़ियों की ओर से उसने मीरान को भी देख लिया था। फेंस के पीछे से सर बाहर निकालकर मीरान को देखा तो वो भागकर वहां आया और उसने बेसाख्ता अपनी पीठ फेरी। नवीरा बिना दुपट्टे के थी और शर्ट भी कई जगहों से खस्ता हाल थी। उसने अपर हाथ पीछे करके नवीरा की जानिब बढ़ा दिया, जिसे नवीरा ने फ़ौरन ही पहनकर जिप बंद कर ली। हुड भी उसने सर पर चढ़ा लिया था। थैंक्स मीरान, उसकी घुटी घुटी आवाज़ में तशक्कुर था। मीरान पलटा तो वो नीचे घास पर बैठ चुकी थी, जैसे खड़े होने की खुद में सक्कत ना पाती हो। मेरे साथ टैक्सी है, मेरा ख्याल है पहले आपको किसी क्लिनिक चलना चाहिए। नहीं, उसने बमुश्किल हाथ उठाकर रोका। उसकी आंखें नकाहत से बंद हो रही थीं। बहुत मसला बन जाएगा। तो चलें, आपको आपके घर छोड़ दूं। टैक्सी तक किसी तरह हिम्मत करें। मीरान ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं अपने घर नहीं जा सकती, उसने सर नफ़ी में हिलाते बेबसी से इकरार किया और आंखें आंसुओं से भर गईं। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे पहुँची नवीरा, और ये सब कैसे हुआ? मीरान उसकी हालत देखते तफसील में जाने से गुरेज कर रहा था, लेकिन शायद ये नागज़ीर था क्योंकि अब वो उसके साथ थी। मैं कल से घर नहीं गई। वो हाथों को चेहरे पर रखे फिर से रोने लग गई। ओह, मीरान को पहले ही जुमले से मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। कल आप कहाँ के लिए निकली थी और घर वालों से कोई राब्ता? मैं तो कल आपके घर गया था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। आप हमारे घर गए थे? नवीरा ने हैरान होकर उसे देखा। जी, मुझे राबील का परेशानी भरा मैसेज मिला तो फ़ौरन ही टिकट करवा ली। राबील कहाँ है नवीरा, और घर में ऐसा क्या हुआ? मीरान के पास सवाल भी बहुत थे और दिखाई देती परेशानियाँ तो उससे सिवा। घर में आपकी किससे बात हुई? नवीरा का दिमाग धीरे धीरे सोचने लगा था। आपके अम्मी अब्बू से बात हुई, फिर सहपहर को वकार भाई से। उन सब के मुताबिक राबील ने जेवरात चोरी किए और रकम मुझे भेजी, जबकि ये गलत है। मैंने राबील से कोई रकम नहीं मांगी और ना ही राबील कभी चोरी जेवर बेचेगी, लेकिन उस पर बिना यकीन किए घर से निकाल दिया गया, और ऊपर से ये आपकी हालत। आप प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए, सब क्या हो रहा है? और उसने बात के दौरान सर घुमाया। पार्किंग से टैक्सी के हारन बजने की आवाज़ आ रही थी। नवीरा, मैं अपने गांव जा रहा हूं, यही कोई आधे घंटे तक कोस्टर ने निकलना है। टैक्सी वाला बुला रहा है, आप प्लीज़ यहां से निकलें और टैक्सी तक आएँ, फिर बात करते हैं। इस मर्तबा उसने नवीरा को सुने बगैर हाथ के सहारे से उठाया और पार्क से बाहर ले आया। दोनों टैक्सी में सवार हुए और टैक्सी स्टार्ट हो गई। पहले आपको घर छोड़ देता हूँ, उसने नवीरा के कान के करीब सरगोशी की, जिस पर उसने सख्ती से सर को नफ़ी में हिलाया। मैं वहाँ नहीं जा सकती, आवाज़ उसने भी मध्यम रखी थी। तो फिर? मीरान को लगा शायद उसके जहन में कोई और जगह है। साहब, कोस्टर अड्डे जाना है ना? ड्राइवर को मीरान शायद पहले ही अपनी वापसी का बता चुका था, तभी वो तस्दीक के लिए पूछ रहा था, लेकिन मीरान से पहले ही नवीरा आगे हुई। जी अड्डे ले चलें, उसने फ़ौरन ही कह दिया, और मीरान भी इस मर्तबा खामोश रहा। वो किसी तीसरे फ़र्द के सामने मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता था। टैक्सी बस स्टैंड की जानिब रवाना हो गई।
ابا جی اب تو پولیس میں اطلاع کر دینی چاہیے، وقار نے باپ سے نظریں چرا کر جیسے ہار ماننے کے انداز میں مشورہ دیا۔ نہیں، مہربان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ چہرے پر شدید تناؤ اور غصے کی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا وقار، اب تو خود کو کسی بھی اندوہ نہ خبر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے، وقار لرز اٹھا۔ نویرہ پچھلے روز گھر سے گئی اور اگلا دن چڑھ آیا، وہ لاپتہ تھی۔ مہربان صاحب کو تب بھی پہلا شک رابیل اور میران پر گزرا۔ شام ہونے تک جب متواتر نویرہ کا موبائل بند ملا تو انہوں نے تبھی میران کی گھر آمد پر اپنا شبہ ظاہر کیا، لیکن حسن بانو نے جب ماہین کے گھر کال کی تو معلوم ہوا کہ ماہین تو اپنی کزنز کے ساتھ 2 روز سے اپنی خالہ کے گھر حسن ابدال گئی ہوئی ہے۔ باتوں کے دوران انہوں نے حسن بانو سے نویرہ کے بارے میں بھی پوچھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کچھ دنوں سے وہ نویرہ سے ملی ہی نہیں تھی۔ حسن بانو نے جب شوہر اور بیٹے کو یہ بات بتائی تو مہربان صاحب کو بھی چپ لگ گئی۔ وقار البتہ بولنے سے باز نہیں رہ سکا کہ رابیل سچ کہتی تھی، نویرہ ہی زیورات کی چوری میں ملوث ہے۔ اس نے رابیل کے شکوک کا اظہار بھی کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حسن بانو لو شوگر پیشنٹ تھی، ساتھ ہی بی پی لو ہوا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وقار انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ساری رات تو ان کے ساتھ گزر گئی۔ بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو نارمل ہونے میں بہت وقت لگا۔ وہ انہیں صبح گھر واپس لایا اور آفس سے بھی آف لے لی۔ ذہنی اور جسمانی تھکان نے اسے نڈھال کیا ہوا تھا۔ کبھی لگتا رابیل کو بنا سنے، بنا اس پر یقین کیے شام کے وقت گھر سے نکال دیا، ضرور اسی کی سزا ملی ہے۔ کبھی لگتا کیا خبر نویرہ خود بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو اور ان کی مدد کی منتظر ہو۔ دل ہر اگلے خیال پر ہول رہا تھا۔ ابا جی نے پولیس میں جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ جاؤ تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، پوری رات کے تھکے ہوئے ہو۔ ابا جی نے ایک گہرا سانس اندر کو کھینچا۔ سوچیں ان کے دماغ کو کھا رہی تھیں، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھے تھے۔ آرام تو اب کیا کرنا، روم میں جا رہا ہوں، سر بہت چکرا رہا ہے، لیکن امی جاگ جائیں تو پلیز ان سے کسی قسم کی بحث مت کیجیے گا۔ رات آپ نے ذرا سی اونچی آواز کی اور ان کا کیا حال ہوا۔ ویسے بھی بحث مباحثے سے آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں، پلیز پڑوسیوں کے کان نہ کھڑے کریں۔ پڑوسیوں سے ڈر رہے ہو؟ ہاں، وہ استہزائیہ ہنسے۔ جانے کیا کچھ دیکھنے والے ہیں آگے۔ اللہ نہ کرے، وقار کا دل ہول گیا۔ اس نے فوراً کمرہ چھوڑ دیا۔ ابا جی جیسی خبروں کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، وقار کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان سب کو سوچنے کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک مرتبہ پھر بس سٹینڈ کے ویٹنگ روم میں تھا، لیکن اس مرتبہ نویرہ بھی ساتھ تھی۔ اس تمام عمل میں 1.5 گھنٹے کا وقت لگا تھا۔ کوسٹر کے روانہ ہونے میں ابھی 20-25 منٹ باقی تھے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں نویرہ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی، ابو اور وقار بھائی کو لگا کہ بھابھی نے اپنا زیور ان سے چوری بیچ کر رقم آپ کو بھیج دی، اس لیے بھابھی سے جھگڑا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ ابو کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکال دیا گیا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ بھابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ان کے چلے جانے سے پریشان تھی، اس لیے کل دن کو انہیں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن وہ تو پرسوں شام سے گھر سے گئی تھی۔ میران اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ نویرہ کچھ دیر کے لیے گڑبڑائی، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ جی وہ یہاں اسلام آباد میں ان کی کچھ سہیلیاں، میں نے سمجھا فوری طور پر ان میں سے کسی کے ہاں گئی ہوں گی۔ پھر لیکن وہ کہیں نہیں تھی، البتہ مجھے اکیلا پا کر کچھ مشکوک لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، لیکن میں ایسی ویران گلیوں میں پھنس گئی تھی کہ مجھے راستہ سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے زبردستی ایک کار میں ڈالا اور ایک فلیٹ پر لے گئے۔ وہ بتاتے ہوئے رونے لگی، اور اب میں گھر کسی قیمت پر بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ ابو اور بھیا مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن آپ کا میرے ساتھ رہنا میرے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ پلیز میران، منع مت کریں، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، اگر آپ نے ساتھ چھوڑا تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن گھر نہیں جاؤں گی۔ اب میں جینا بھی نہیں چاہتی، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ہم بھابھی کے پاس جائیں گے نا، مجھے پورا یقین ہے میران وہ اپنے گاؤں گئی ہیں، کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے، میں دیکھ چکی ہوں۔ نویرہ نے روانے سے جھوٹ بولا، اور اس مرتبہ میران بھی چپ ہو گیا۔ بس نکلنے والی تھی، میران کی مروت نے اسے لمبی چوڑی بحث میں جانے ہی نہیں دیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوپہر اس وقت ڈھل رہی تھی۔ راولپنڈی سے مانسہرہ تک آنے والی کوسٹر کے بعد انہیں ناران جانے والی ایک کوسٹر ملی تھی، جس نے انہیں گاؤں کے مین روڈ پر اتارنا تھا۔ میران نے راولپنڈی بس سٹینڈ پر ہی ایک زنانہ چادر خرید کر نویرہ کو دے دی تھی، تاکہ وہ اوڑھ کر نسبتاً زیادہ سہولت محسوس کرے۔ اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان بھی خریدا۔ وہ بس کی سیٹ پر آ کر گر سی گئی تھی۔ سیٹ کی پشت پر سر گرائے وہ دیر تک روتی رہی تھی۔ پورے چہرے کو چادر سے ڈھانپے وہ دیر تک سسکتی رہی۔ میران کے پاس بھی تسلی کے لیے موزوں الفاظ نہ تھے، اور پھر نویرہ کو نیند آ گئی۔ میران البتہ جاگتا اور سوچتا رہا تھا۔ بہت سے مسئلے بیک وقت سر پر آ پڑے تھے۔ کم از کم بندے کو سوچنے کی ہی مہلت میسر آ جائے تو وہ صحیح سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ میران کی بدقسمتی ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ باوجود کسی مدعا پر ایک ٹھوس موقف ہونے کے وہ زمینی مجبوریوں کا شکار ہو جاتا تھا، اور ابھی تو یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ برسوں بعد وہ اپنی حویلی جا رہا تھا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا پیش آ سکتا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ ایک غیر لڑکی تھی، وہ بھی ایسے برے حالوں میں کہ دیکھنے والا ظاہری حالت سے ہی مشکوک ہو جائے۔
بہت بار خیال آیا مانسہرہ پہنچ کر پہلے وقار بھائی کو بتا دے، لیکن یہاں بھی میران کی بدقسمتی نے اس کا ساتھ دیا۔ پہلی کوسٹر سے اترتے ہی ناران والی کوسٹر کی روانگی کا شور مچ گیا۔ سیٹ حاصل کرنے کے چکر میں دونوں کو فوراً سوار ہونا پڑا، اور بیٹھ جانے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس کوسٹر کو نکل جانے دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا، لیکن پھر دیر ہو چکی تھی اور اب مانسہرہ سے شروع ہونے والا سفر میران کی اندرونی کیفیت میں ایک الگ ہی ہیجان برپا کر رہا تھا۔ پاس بیٹھی نویرہ اس سے متعلقہ ڈھیر خدشات، رابیل کی گمشدگی، برسوں بعد گاؤں آمد، سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ دھندلی یادوں سے ابھر کر سامنے آتی حویلی جیسے واضح صورت اختیار کر گئی تھی۔ پچھلی گلی نہیں، پر اسرار گلی، اس نے مسکرا کر اپنی تصحیح کی۔ کسی نے اسے کھیل کود کے دوران پر اسرار گلی کا نام دیا تو وہ پختہ ہو گیا تھا۔ 6 سیڑھیوں والا اونچا برآمدہ، اس کے لکڑی کے سبز جنگلے، سامنے اور داہنے ہاتھ کا ایل شیپ کا برآمدہ، بڑے بڑے دالان، اونچی چھت کا فانوس والا ہال، بے شمار کمرے اور انہی کمروں میں توڑتے بھاگتے بے شمار بچے۔ بے شمار اس لیے کہ گلی کے بچوں کو بنا ساتھ شامل کیے انہیں چین ہی نہیں آتا تھا، لیکن پھر وہ بھیانک دن کہ جس کی یاد نے ہمیشہ ہی میران کے حسین تصورات کے محل کو بس ایک انگلی کے دھکے سے مسمار کر دیا تھا۔ کب پہنچیں گے؟ نویرہ کی غنودگی بھری آواز پہلو سے سنائی دی تو میران نے چونک کر سر گھمایا۔ نویرہ نیند سے جاگی تھی اور چادر میں خود کو سمیٹ رہی تھی۔ بس کے شیشے مکمل بند تھے، اندر کا ٹمپریچر ایک دم معتدل تھا، لیکن نویرہ کو سردی لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میران سیدھا ہو بیٹھا۔ نویرہ نے ہلکا سا سر کو ہلایا، لیکن ابھی بھی وہ ہولے ہولے کپکپا رہی تھی۔ میران نے تشویش سی محسوس کرتے انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھیں۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میران نے پریشان ہو کر گھڑی دیکھی، گاؤں بس آنے ہی والا تھا۔ اس کا دھیان باقی ہر جانب سے ہٹ کر اس طرف مرکوز ہو گیا۔ پتہ نہیں سڑک سے حویلی تک وہ نویرہ کو کیسے لے جائے گا۔ وہ خود تو پیدل ہی جاتے تھے۔ سڑک کے دائیں بائیں پھیلا پہاڑوں کے بیچوں بیچ وہ ان کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان کی حویلی البتہ ایک پہاڑی کے کنارے پر طویل ڈھلانی راستہ چڑھنے کے بعد آتی تھی۔ وہاں تک تو ہمیشہ ہی کار میں پہنچا جاتا تھا۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں، آپ پلیز ذرا ہمت سے کام لیجئے، شاید ہمیں چل کر جانا پڑے۔ کوئی بات نہیں، اس نے آہستگی سے کہہ کر سر پیچھے گرا لیا۔ میران کو ایک خیال آیا تو کھڑے ہو کر اوپر سے اپنے لیپ ٹاپ کے کور سے کچھ گولیاں نکالی۔ اسے جلدی بخار کے لیے ایک گولی دستیاب ہو گئی۔ اس نے کنڈکٹر سے پانی مانگ کر گولی نویرہ کو دے دی۔ پیٹ خالی ہے تو پہلے کچھ بسکٹ وغیرہ کھا کر یہ لے لیں، 15-20 منٹ تک ہم نے اترنا ہے، امید ہے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے شاپر کھول کر بسکٹ کا ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ کنڈکٹر نے پانی لا کر دیا اور نویرہ نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے فوراً ہی گولی کھا لی، لیکن اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسے واقعی کسی ہاسپٹل جانے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ سفر پر مصر تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ گاؤں قریب آ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر لیپ ٹاپ اور ہینڈ کیری اٹھائے۔ بڑا بیگ کنڈکٹر نے نکال کر دینا تھا۔ بس رکی تو وہ ہاتھ کا سہارا دے کر نویرہ کو بس سے نیچے لے آیا۔ کنڈکٹر نے اس کا بڑا سوٹ کیس تھمایا۔ بس آگے روانہ ہو گئی اور وہ دونوں بما سامان کے سڑک کنارے ٹھہر گئے۔ میران کو اب حویلی تک پہنچنے کی فکر تھی۔ میں پیدل چل لوں گی، نویرہ نے اس کی مشکل دیکھتے ہوئے کہہ دیا۔ آپ اتنا سارا سامان کیسے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بڑے بیگ کا بٹن پش کر کے کیریئر باہر نکالا، وہ اسے بآسانی کھینچ سکتا تھا۔ چلیے، وہ سڑک کراس کر کے خود ہی آگے بڑھا اور نویرہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ راستہ زیادہ طویل نہ تھا، بس ڈھلوانی راستے کی چڑھائی تھکا دینے والی تھی، لیکن نویرہ نے بڑی ہمت دکھائی تھی۔ میران نے دور سے ہی افضل چاچا کو پہچان لیا تھا، وہ آج بھی ابراہیم چاچا کے گیٹ کی بیرونی طرف بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ نزدیک آ کر ہلکا سا مسکرایا، لیکن چاچا نے اسے بالکل نہیں پہچانا تھا۔ وہ جواب دے کر بس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میران نے اس وقت سر پر بلیک پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ چاچا، میں میران، اسے بہت ہمت کر کے اپنا تعارف دینا ہی پڑا۔ میران، وہ حیرت سے دہراتے اسے غور سے دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں ہلکی سی خوشی کی چمک بھی آئی، لیکن انجانے اگلے ہی لمحے کی سوچ نے انہیں پرجوش ہونے سے روکا۔ انہوں نے بس میران کے کندھے پر ہاتھ سے تھپکا۔ کیسے ہو میران پتر؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں چاچا؟ اللہ کا شکر۔ انہوں نے ایک چور نظر نویرہ پر ڈالی۔ چاچا، مجھے اپنی حویلی کی چابی چاہیے، آپ ذرا اندر کہہ دیں گے؟ میران کا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے انہی سے کہہ دیا۔ حویلی تساں دی؟ وہ حیرت سے میران کو دیکھنے لگا۔ اونتا کھلی ہے نا، رابیل پتر آئی ہے۔ وہ حیران اس بات پر تھے کہ میران کو تو ضرور پتہ ہونا چاہیے رابیل کے وہاں ہونے کا۔ ادھر میران نے بے تحاشا خوش ہو کر نویرہ کو دیکھا۔ وہی کہہ رہی تھی کہ رابیل ضرور گاؤں گئی ہوگی۔ 2 روز شدید سٹریس کا پل میں خاتمہ ہو گیا۔ رابیل گھر پر تھی اور خیریت سے تھی۔ وہ بیگ گھسیٹ کر دوبارہ جلدی سے اپنے گھر کے گیٹ پر آیا، اور چونکہ یہ ڈھلانی راستہ اور پہاڑی سب انہی کی جاگیر تھی تو نیچے روڈ تک یہ مکمل ایریا محفوظ تھا۔
ढलानी रास्ते के बाएं हाथ 4 फुट ऊंची पथरीली दीवार और उस पर लगे लोहे के तार इस जगह को मजीद महफूज बनाते थे। और चाचा तो रहते ही सारा वक्त यहीं बाहर थे। उनकी हवेली का गेट भी खुला हुआ था। मीरान नवीरा को लिए अपने घर में दाखिल हो गया। इब्राहिम चाचा और बाकी के रिश्तेदारों से मिलने का खदशा भी फौरी तौर पर टल गया था और मीरान के लिए ये मजीद इत्मीनान का बाइस था। 2 तरफा लान के बीचों बीच वो सुर्ख बड़ी ईंटों का रास्ता था। दोनों चलते हुए बरामदे के नज़दीक आए। यहाँ 6 सीढ़ियों के स्टेप्स थे जिन्हें चढ़कर ऊपर के बरामदे तक जाया जाता था। सीढ़ियों के दोनों जानिब लंबी क्यारियाँ थीं। करीब 5 फुट जितनी ऊंची दीवार पर पौधे और बेलें चढ़ी हुई थीं। बरामदे के किनारे किनारे लकड़ी का सब्ज जंगला था और कुछ बेलें उन जंगलों पर लिपटी हुई थीं। चौड़ा बरामदा बाएं जानिब आगे जाकर गोल घूम जाता था। यह खूबसूरत नक्शा नवीरा के भी दिमाग में तब से कैद था जब वह भैया की शादी में 8 साल पहले यहाँ आई थी। तब वो 9-10 साल की बच्ची थी। मीरान की कैफियत तो नाकाबिले बयान थी। बरसों बाद वो अपने घर की जन्नत में वापस आ गया था। ये घर जो उसका नॉस्टैल्जिया था, क्योंकि वो पुरानी यादों के मामले में दूसरों से बहुत हटकर था। वो दोनों ऊपर बरामदे में आए। सामने जाली वाला दरवाज़ा था और उसके बाद बड़ा लकड़ी का चौबी दरवाज़ा। वो उसे खोलकर राहदारी से होते बड़े हाल कमरे में दाखिल हुए तो राबील न जाने किस बात पर हुदा पर चिल्ला रही थी। किसी के अंदर दाखिल होने के एहसास से इधर पलटी तो पहली नज़र मीरान पे पड़ी। होंठ पे यकीनी और मुसरत से खुले और तभी दूसरी नज़र नवीरा पे पड़ी तो हंसी यकलख्त सिमट गई। किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। वो आगे बढ़ी और भाई से लिपट गई। शुक्र है आप ठीक हैं। और वो फ़ौरन किसी ख्याल से पलटा। हाथ में उठाए सभी बैग सोफे पर रखे और नवीरा को बाजू से थाम कर आगे किया। आप ही इन्हें तेज़ बुखार है, पहले इन्हें बिस्तर पर लिटा आएँ। पर ये वो हैरत भरी सवालिया नज़रों से मीरान को देख रही थी, लेकिन मीरान ने दानिस्ता नज़र चुरा ली। वो नवीरा के सामने जानबूझकर कुछ नहीं कहना चाहता था। राबील को भी समझ में आ गया, इसलिए नवीरा को अपने कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटाया तो वो पूरी कंबल में घुस गई, सर भी अंदर छुपा लिया। और राबील जो उससे कुछ बात करना चाहती थी, कुछ देर तो खामोशी से खड़ी उसकी हरकत को देखती रही, फिर फ़ौरन ही मीरान के पास आ गई। बेहतर था कि उसी से पूछा जाता, और मीरान के पास तो कहने के लिए जितना कुछ था उसने मनो अन्न बहन को उसी वक्त बताया, और जिसे सुनकर राबील का चेहरा मज़ीद उतर गया। घर वालों को नहीं पता? ये तो बहुत ख़तरनाक बात है मीरान। मेरे खुदा, उसने माथे पे हाथ मारा। वो पूरी रात घर से गायब थी और उसके बाद तुम्हें मिली और बिना घर गए तुम्हारे साथ है। वो जितना सोचती जा रही थी उतना ही ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ रही थी। ये तुमने क्या किया मीरान? तुम पागल हो? वो दबा दबा चीख उठी। पार्क से उसे बस स्टैंड की बजाय उसे घर ही ले जाते, चाहे वो कितना ही मना कर लेती। यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अब तुम कैसे यकीन दिलाओगे मेरे ससुरालियों को कि तुम सच कह रहे हो? और वहाँ घर पर, वहाँ तो बहुत परेशानी चल रही होगी। नवीरा 2 रोज़ से गायब है, कहीं पहले ही मुझ पर शक न किया जा रहा हो। मैं भी तो 3 दिनों से घर पर नहीं हूँ। और राबील को कुछ ख्याल आया और तुमने कैसे यकीन कर लिया कि वो मुझे ढूंढने निकली थी? मीरान, यहाँ बीच में बहुत कुछ और भी ऐसा हुआ जो तुम्हें नहीं पता। राबील को नवीरा की कुछ मशकूक हरकत याद आई और उसका हकीकतन सर चकराने लगा। वो सर थामे सोफे पर बैठकर इस मरतबा उसने मीरान को खुद पर बीते हालात की तफसील कह सुनाई। कुछ समझ रहे हो मीरान? जो कुछ मेरे साथ पेश आया उसमें बहुत दखल नवीरा की हरकतों का है। बहुत मुमकिन है कि जेवर भी इसी ने लिया हो। और मैं जो उस रोज़ चीख चीख कर अब्बा जी और वकार से कह रही थी कि नवीरा का पता करे, ज़रूर वो जेवर ले गई है, तो मुझसे बस थोड़ी इसी अंदाजे की गलती हो गई। वो जेवर तो यकीनन पहले ले गई होगी, लेकिन खुद अगले रोज़ निकली। मीरान, वो हरगिज़ मुझे ढूंढने नहीं निकली थी। उसके साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ख़तरनाक है, और हमारी किस्मत के फंसने वाले अब हम हैं। राबील ने शदीद परेशानी से माथा हाथों पे गिराया। मैं उसे नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर घर गई तो भैया जान से मार देंगे। अगर मैं उसे यहाँ बेयारो मददगार छोड़ गया तो वो खुद अपनी जान ले लेगी। फिर मैं बता चुका हूँ आप ही, इस बेचारी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसकी हालत देखी है आपने? नहीं मीरान, तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। फिर दोस्त चाची और सुल्ताना पुप्पा वगैरह का बार बार यहाँ आना जाना लगा हुआ है। उसे छुपा तो नहीं सकती। तुम्हारे बारे में पहले भी क्या कुछ सोचा जाता रहा है, ऊपर से तुम्हारा मेरी नंद के साथ आना। मैं भी ये सब सोचकर बहुत परेशान रहा हूँ रास्ते भर। मीरान ने लब भींचे। उजरत में वो फिर एक गलत कदम उठा बैठा था। तो क्या करें अब? उसने बेबसी से बहन को देखा। राबील ने सर उठाकर मीरान की तरफ देखा। मीरान की आंखें चौड़ी और भरे पपोटों वाली थीं, जो देखने वाले पर वैसे भी एक उदासी भरा तासुर छोड़ती थीं। राबील में एक वाज़ेह इस्तराब भी शामिल हो चुका था। राबील की परेशानी ने उसे भी बेचैन कर दिया था। राबील ने तसल्ली देने के अंदाज में प्यार से उसका गाल थपका। परेशान मत हो, हमें जल्द अज जल्द घर वालों को बताना होगा, क्योंकि मीरान पता तो देर से भी चलना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? जितनी देर से बताएंगे उतना ही हम पर सवाल ज़्यादा उठेंगे। घर से तो यूँ भी निकाल दी गई हूँ, अब ये भी सह कर देख लेते हैं। तो नवीरा को बताए बगैर, मेरा मतलब है पहले आप उसको भी सुन लेती। उसने तो मना ही कर देना है। मैंने कहा ना मीरान,
اس سے کچھ نہ کچھ غلط ضرور سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر والوں کو فیس نہیں کر رہی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز میں اس سے تفصیل جاننے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کچھ ایسا ہو جو وہ مجھے نہیں بتا پائی لیکن آپ سے کہہ دے۔ اب اگر وہ یہاں آ ہی گئی ہے تو اسے سن لینے میں کیا حرج ہے، آپ زیادہ جلدی نہ کریں۔ رابیل نے اس مرتبہ پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس سے پوچھتی ہوں کہ میرے گھر سے چلے جانے کے بعد پیچھے کیا ہوا، شاید کوئی دوسری بات ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رابیل کا دماغ اب پچھلی پریشان کن صورتحال سے نکل کر آگے کے متعلق سوچنے کے قابل ہو رہا تھا۔ میرے پاس کسی کا نمبر بھی تو نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو ہوگا۔ اسے خیال آیا تو میران کو دیکھا۔ جی میرے پاس وقار بھائی کا نمبر ہے۔ نہیں، رابیل نے سر کو نفی میں ہلایا۔ وقار اور ابا جی سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تو کسی طرح امی سے بات کروں گی، اور ان کا نمبر تو نویرہ سے ہی مل سکتا ہے۔ اوکے پھر اس کے اٹھنے کا انتظار کریں، میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ سوری میران، آتے ہی اتنی پریشانی نے گھیرا کہ مجھے تو اور کچھ خیال ہی نہیں آیا۔ میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تم نہانے جاؤ، میں پھر چائے اور کھانا وغیرہ بناؤں گی۔ وہ فوراً اس کے بیگز کھولنے لگی۔ میران نے ہدا کو اشارے سے پاس بلایا۔ کتنی دیر سے وہ ماما کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میران نے مسکرا کر بلایا تو چہکتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ مئی کے مہینے کا آغاز تو اسی دن ہو رہا تھا، لیکن کوئی تھا جس کے دل میں کچھ دن پہلے سے ہی خود بد شروع ہو چکی تھی۔ مہینے بھی اپنے اندر کچھ میجک رکھتے ہیں۔ شاید یہ بات کسی اور کے ذہن میں کبھی نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ تو بچپن سے ہی اس حقیقت کا اعتراف کرتی تھی کہ مہینے، تاریخیں، دن، موسم کبھی عام نہیں ہوتے۔ انہی دنوں کے ایک دن میں کسی کی سالگرہ ہوا کرتی ہے۔ یہی کوئی 6 دن بعد اس نے شاید 1 سال بعد اپنے اسٹور روم کی الماری کھولی۔ کچھ البم، کچھ ڈائریاں، کارڈز، چھوٹے بڑے باکس، ان میں رکھی کچھ انمول چیزیں۔ اس نے سلور ستاروں کے سٹیکرز سے سجا ایک کالا باکس کھولا۔ باہر سے باکس کو رات کے منظر سے سجایا گیا تھا اور اندر ایک ہیئر پن تھی جس پر سفید موتیوں والا ہلال کا چاند بنا ہوا تھا۔ اسے یہ ہیئر پن بہت پسند تھی اور اس کے پاس 9 برس سے محفوظ تھی۔ پھر ایک فرینڈشپ بینڈ تھا، پیلے، اورنج، سفید اور نیلے ایک دوسرے میں الجھے پلاسٹک کے سرکلز بنا ہوا۔ لاک والی جگہ پر اورنج وائٹ پھول تھا۔ وہ بینڈ بھی ایک پیلے رنگ کی ہاتھ سے بنی گتے کی ڈبیا میں تھا۔ وہ بینڈ تو فرینڈشپ ڈے پر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ ہاتھ سے بنے کارڈز، کھلونے، پین، کلرز باکس، ڈائریاں۔ وہ ایک ایک چیز کو پورے انہماک سے دیکھتی رہی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ مئی میں اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ تبھی بعد کا پورا سال وہ اس الماری کو کھولتی بھی نہ تھی، کیونکہ ایسا کرتی تو شاید کب کا ان تحائف کو اپنے ہی ہاتھوں ضائع کر چکی ہوتی۔ کچھ پرانے کھلونے وہاں ایسے بھی رکھے تھے جو اس نے مختلف اوقات میں خود اپنے لیے کہیں نہ کہیں سے لیے تھے، لیکن ان سے کوئی خاص یاد وابستہ نہ تھی۔ بس یہ اس کی عادت تھی کہ وہ چیزوں کو سنبھال کر رکھتی تھی، اس لیے بچپن کے کھلونے بھی ابھی تک محفوظ تھے۔ اس نے وہ کھلونے ہدا کے لیے اٹھا لیے۔ بچی بیچاری بڑے عجیب سے حالات میں یہاں آئی تھی، سوائے اسکول بیگ کے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک پرانا موبائل استعمال کے لیے دیا تھا رابیل آپی کو بھی فوری طور پر۔ انہوں نے کہا تھا کسی دن ڈرائیور کے ساتھ مانسہرہ جائیں گی اپنے اور ہدا کے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے۔ وہ کھلونے ایک بڑے شاپر میں ڈال کر اسٹور روم سے نکلی اور اکیلی ہی پچھلے گلی والے راستے سے رابیل آپی کے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ دروازہ ان کے ایک کمرے میں کھلتا تھا جس کے باہر ہال کو جاتی راہداری تھی، اور اس راہداری میں 2 کمرے تھے۔ پہلا اسٹور روم بنا دیا گیا تھا اور دوسرا۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے پلٹی تو جینز بنیان میں کندھے پر سفید تولیہ ڈالے بھیگے ماتھے پر آئے الجھے بالوں والا ایک لڑکا۔ وہ منہ کھولے چند سیکنڈز تک دیکھے گئی، پھر ہڑبڑا کر مڑی، لیکن بند دروازے میں زور سے جا لگی۔ اجرت میں یہ بھول گئی کہ خود ہی پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ ہاتھ بے ساختہ ماتھے پر لے جا کر پیشانی سہلائی، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں درد کی وجہ سے سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ لڑکے نے گھوم کر سامنے آتے اس کی چوٹ دیکھنا چاہی۔ اس نے بھی ماتھے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور آنکھیں کھولیں تو لڑکے کو عین سامنے پا کر اپنی جگہ جم سی گئی، اور وہ تو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کے واپس ملنے پر اسے بے یقینی اور بے تابی سے دیکھا جاتا ہے۔ آنکھیں تو وہی ہیں پر ناک، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ناک کے بارے ایسا نہیں سوچا تھا، اور یہ دور تک جاتی بھووں کی لمبی لکیر وہی ہے، لیکن ہونٹ، اس نے ابرو اکٹھے جوڑے۔ انجیکشن تو نہیں لگوا دیا؟ کیا بکواس ہے، کون ہے آپ؟ وہ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی پر ہاتھ مار رہی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے اپنے بھیگے بال انگلیوں میں پھنسا کر سارے پیچھے کر لیے۔ اب اس کی پیشانی اور آنکھیں بھی واضح دکھائی دینے لگی تھیں۔ اب پہچانو، یہ ماتھا، یہ سوجی ہوئی آنکھیں، پتلی ناک اور بال۔ وہ کچھ دیر رکا۔ فوجی کٹ سے کچھ ہی تو بڑے ہیں۔ جانے دیں۔ رانین کا دل مٹھی سے ایک دم ناخن جتنا سمٹ سکڑ چکا تھا۔ ٹانگیں تو لکڑی کے برادے جیسی بکھر جانے کو تیار تھیں۔ وہ پہچان گئی تھی میران کو۔ وہ دروازے سے لگ کر بائیں ہاتھ کو کھسک رہی تھی۔ رانین، اس نے ایک مدت بعد جانے کیسے پکارا۔ خود اسے یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے روبرو سے مخاطب کر رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے تھی، ایک چھوٹی بچی سے لڑکی کے روپ میں۔ بے شمار خاکے تصور کیے تھے برسوں بعد کے پہلے سامنے کے متعلق۔
बाल, चेहरा, आंखें, कद काठ, कपड़े। और आज मीरान ने मुस्कुराकर उसे सर से पैर तक देखा। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज के साथ आसमानी दुपट्टा लिए हुए थी, बाल उल्टी मांग में निकाल रखे थे और एक घनी बालिश भर लट आधे चेहरे पर गिरी हुई थी। दूर तक जाती लंबी भवें, मोटी पलकों वाली शफाफ ब्राउन आंखें, चौड़ा किताबी चेहरा, खफा से लगते होंठ, रंगत कुछ और निखरी हुई शादाबी सी लग रही थी। रैनो, रानीन, रैना, ऐना, वो मुस्कुराकर कुछ शरारत, कुछ जज्ब से भरपूर लहजे में कहता चला गया। नज़रें रानीन पर जमी थीं। ध्यान के किसी और जानिब हटने का गुनाह गवारा भी किसे था। यहाँ देखो, ये चेंज भी इतनी बुरी तो नहीं कि दूसरी निगाह भी कोई डाल ना सके। वो तो हर जानिब से मुकम्मल गाफिल हो चुका था। साकिन खड़ी रानीन से हिलना वाकई मुश्किल हो चुका था। कुछ कहने की कोशिश में बेबसी से आधी निगाहें उठाईं, लेकिन भीगी पलकों से मोटा सा आंसू नीचे लुढ़क आया। दोनों होंठ उसने दांतों में दबाकर जब्त की कोशिश की। पहले सर को एक साइड पे किया और फिर जट से पूरी पीठ फेर ली, क्योंकि मीरान ने हाथ दरवाजे के हैंडल पर जमा रखा था। बोलने की सक्कत तो वह खुद में पा ही नहीं रही थी। सर से आसमानी दुपट्टा ढलक गया और उसकी कमर को छूते ब्लैक एंड वाइट रिबन में बंधे बालों को देखकर वो एक बार फिर मशहूर हो गया। सर के बीचों बीच खींचकर छोटी सी पोनी टेल बनाने वाली वाकई बड़ी हो गई थी। वो सोचता था काश उसने छोटे बाल ना रखवाए हों, वरना उसे परकटी कबूतरी कहकर तंग करेगा। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई थी। कमरे में जा रहा हूँ, जब इस हसीन शाख से संभल जाओ तो बात करेंगे। मीरान ने कान के करीब होते मुस्कुराकर उसकी मुश्किल आसान की। वो समझ गया रानीन भी उसे अचानक सामने पाकर हैरत ज़दा है, और देखो अगर गायब हुई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। वो तौलिया घुमाकर गर्दन में फंसाते अपने कमरे में दाखिल हो गया। अगरचे बहुत ही मुश्किल था उन लम्हों की जद से निकलकर उससे दूर जाना, लेकिन अचानक ही ख्याल आया था कि वो शर्ट पहने बगैर ही सिर्फ बनियान में कमरे से निकला था। शायद वो इस वजह से भी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वैसे भी वो पत्थर की हो चुकी थी, सख्ता तोड़ना ज़रूरी था। मुस्कुराते हुए एक नज़र पलटकर उसे देखा और कमरे में दाखिल हो गया। और उसके जाते ही रानीन ने जल्दी से हैंडल दबाया और कमरे से होती बाहर निकल आई। छोटी गली से दादा अब्बा के कमरे में दाखिल हुई और उन्हीं के बड़े लकड़ी के पलंग पर बैठ गई। आगे जाने की हिम्मत ही नहीं थी। गहरे गहरे सांस लेते वो अपनी हालत संभालने में कोशां थी। परसों बाद वो मीरान के सामने थी, बिल्कुल अचानक, बिना किसी इत्तला के। ऐसा सोचा तो नहीं था, और सोचा तो पता नहीं क्या कुछ था, लेकिन मई में उसे वाकई गुस्सा नहीं आता था। वो तो उससे नफ़रत करती थी। पता नहीं इतनी नफ़रत से उसे देख क्यों नहीं पाई थी। और वो रानीन हाथ की पूंछ से चेहरे का पसीना रगड़कर साफ कर रही थी। वो ऐसा क्यों हो रहा था? उसे शर्म आनी चाहिए थी। मुझसे ऐसी बातें करने का क्या मतलब? और धमकी भी, लाहौल वाला कुआ था। मैं अब उधर क्यों जाने लगी? बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। किसी के भीगे बालों से टपकता पानी उसकी आंखों के आगे धुंध भर रहा था। मीरान की आंखें बचपन से कहीं बढ़कर उदासी का तासुर देने लगी थीं। अब तो मुस्कुराते हुए भी चेहरा उदासी से पुर लगता था। उसकी भारी गलाफी आंखों को और कोई नाम ना दे पाती थी, इसलिए कहती थी, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों रहती हैं? तभी वो उसे याद दिला रहा था। उसकी मूंछ और माथे पर आए बालों ने पहचानना मुश्किल कर दिया था। वो सोचती थी, कैसे मुमकिन है कि वो सामने आए, मैं उसे पहचान ना पाऊँ। रानीन की जहनी रो बड़े गैर महसूस तौर पर उसे साथ बहा ले गई। कमरे में जुबैदा मासी दाखिल हुई तो वह हड़बड़ाकर उठी और बाहर निकल गई। नवीरा की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर को दिखाना भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। फिर तो बात जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी। राबील को तो लग रहा था कि उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उधर उसे रह रहकर घर वालों का ख्याल आ रहा था। मीरान और वो अगरचे अभी चंद घंटे पहले ही यहाँ पहुँचे थे, लेकिन नवीरा अपने घर से 2 रोज़ से गायब थी। जवान लड़की के घर से लापता होना, जाने वहाँ क्या हालात थे, और अल्लाह जाने हकीकत मालूम होने पर राबील और मीरान की क्या शामत आने वाली थी। वो जितना ज़्यादा सोचती जाती उतना ही असाबी तौर पर निढाल होती जा रही थी, और इसका वाहिद हल यही था कि जो भी पेश आना है उसे जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। सबसे ख़तरनाक नवीरा पर बीता वो हादसा था जिसके नताइज मालूम नहीं कि क्या निकल सकते थे। नवीरा कुछ देर पहले जागी थी। दोपहर को यहाँ आने के बाद से वो लगातार सोती रही थी, और अब जागने पर राबील ने पहले उसे खाना दिया था और फिर बुखार की दवा दी थी। मीरान अपने कमरे में आराम कर रहा था। राबील ने बर्तन किचन में रखे कुछ देर वहीं ठहर कर जहन में बहुत सी बातें दोहराईं और नवीरा के पास आ गई। वह पलंग की बैग से पुश्त टिकाए उठकर बैठी हुई थी। खाना खाने से यकीनन जिस्म में कुछ तवानाई आई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? राबील ने पुरानी बातों को यकसर नज़रअंदाज करते लहजे को एकदम मामूल का बनाया। नवीरा ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। राबील उसके सामने पलंग पर बैठ गई। अब वो बगौर नवीरा का चेहरा देख रही थी, लेकिन नवीरा का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। कुछ अजीब सी सख्ती थी जो बाज़ औक़ात उस वक्त किसी इंसान के चेहरे पर दिखाई देती है जब वो किसी भयानक सच से दो चार होता है। ऐसा क्या हुआ था नवीरा कि तुम्हें बिना किसी को बताए घर से निकलना पड़ा? मैं आपकी वजह से बहुत परेशान हो गई थी।
नवीरा ने नज़रें चुराकर फ़ौरन ही कहा। वो समझ गई कि जो कुछ वो मीरान को बता चुकी है वो अब राबील भाभी को भी मालूम हो चुका है और जाहिर है कि उसने उसी पर कायम रहना था। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि एक झूठ का मीरान जैसे हालात से नावाकिफ़ बंदे को बताने और राबील भाभी को बताने में बहुत फ़र्क था। तो घर से निकलकर तुम कहाँ गई? राबील तहम्मुल से पूछ रही थी। मुझे लगा आप अपनी दोस्त नबीला के यहाँ गई होंगी, वो जिसका बुटीक है, और हम एक बार गए थे। नवीरा ने यह बहाना भी पहले ही सोच लिया था। इस्लामाबाद में राबील का सोशल सर्कल ज़्यादा तो था ही नहीं। बहुत सोचने पर बस नबीला का ख्याल आ सका। लेकिन राबील का चेहरा एकदम सपाट था। वो उसे घूर कर देख रही थी। ये तो बड़ी अजीब बात है ना नवीरा कि तुमने भाभी की मोहब्बत में अपने माँ बाप के मुतालिक भी नहीं सोचा, और एक रात की गुमशुदगी के बाद भी अगली सुबह बजाय इसके कि तुम उन सब का ख्याल करती, तुम मीरान के साथ वहाँ से मज़ीद दूर निकल आई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी घर से गुमशुदगी पर वहाँ पीछे वालों का क्या हाल होगा। मैं डर गई थी भाभी। नवीरा की आंख से आंसू निकले और वो चेहरा हाथों में देकर सिसक पड़ी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ नवीरा कि तुम प्लीज़ मुझसे सच बोलो, तुम घर से क्यों गई और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे सब साफ साफ बताओ। मेरा यकीन करें भाभी, मैं घर से भागने की नीयत से नहीं गई थी। वो रो रो कर बताने लगी। लेकिन जिन आवारा लड़कों के हत्थे चढ़ गई उन्होंने कैद कर लिया। वो तो अगली सुबह शायद मुझे कत्ल कर देते, लेकिन मुझे भागने का मौका मिल गया। हालांकि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी थी। वो अब बहुत खुलकर बड़े दर्दनाक अंदाज में रो रही थी। खुद पर बीता जुल्म फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता तो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। उसे अपने वजूद से कराहियत आने लगती। अच्छा, रोना बंद करो, शुक्र पढ़ो कि ऐसे जालिमों के चंगुल से निकल आई हो। और अभी मुझे अम्मी का नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है। अम्मी का नंबर? नवीरा ने रोती पलकें ताज्जुब से ऊपर उठाई। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो किसी का भी नंबर नहीं है और मीरान के पास सिर्फ वकार का नंबर है। लेकिन मैं सिर्फ अम्मी से बात करना चाहती हूँ। अब्बा जी और वकार से बात करने की मुझ में भी हिम्मत नहीं है। प्लीज़ भाभी, किसी को कुछ मत बताएं, भैया मुझे जान से मार देंगे। और राबील के सामने हाथ बांध कर रोने लगी। अपनी जान के बजाय इस वक्त उन सब के बारे में सोचो नवीरा, जिनकी जान तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से सूली पर अटकी है। अगर तुमने मुझे अम्मी का नंबर ना दिया तो मैं मजबूरन वकार से बात करूँगी। उनका नंबर तो हमारे पास है। राबील इस मर्तबा नवीरा को मजीद ना सुनते उठ खड़ी हुई। उसे नवीरा की किसी मिन्नत तरले का शिकार नहीं होना था। नवीरा ने मजबूरन साइड टेबल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और भाभी को अम्मी का नंबर नोट करवा दिया। राबील उसी वक्त ही नंबर डायल करते कमरे से बाहर निकल आई। दिल बड़े ही बेहंगम तरीके से धड़कने लगा था। आने वाले वक्त की हंगामा खैजी अभी से उसके कान के पर्दे चाक कर रही थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। उसने कॉल रिसीव किए जाने पर हलक तर करते हुए खुद को बोलने के लिए तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो अपने दिल की धड़कन इस वक्त अपने कानों में सुन रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की बुझी बुझी मध्यम आवाज़ सुनाई दी तो राबील को सब सोचा समझा एकदम भूल सा गया। अम्मी, वो नवीरा मेरे पास है, आज सुबह गांव पहुंची है। वो मीरान को मिली तो नवीरा ने खुद यहाँ आने की ज़िद की। वो बिल्कुल ठीक है। राबील ने लड़से दिल पर काबू पाते छोटा सा झूठ शामिल किया, लेकिन जवाबन कुछ देर के लिए एकदम बिल्कुल खामोशी छा गई। राबील को सख्त पशेमानी ने घेरा। उससे यूं सटपट दौड़ नहीं लगानी चाहिए थी। अम्मी की हेलो ने बात किसी ढंग से शुरू करने का सलीका ही भुला दिया था और बेतकान बोलती चली गई थी। अच्छा, माशाल्लाह पहुंच गए तुम लोग। मैं भी कॉलें कर रही थी पर रास्ते में सिग्नल चले जाते हैं ना। खुदा कैसी है। अम्मी ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया तो लहजे में एक मिठास, एक सुकून था जो उनकी बातों से साफ जाहिर था। राबील हक्का बक्का मुंह खोले उनको सुन रही थी। क्या अम्मी को बात समझ में नहीं आई थी? क्या कहा? नवीरा आराम कर रही है? अच्छा अच्छा, जाग जाए तो मेरी बात करवा देना। जीती रहो। चलो आराम करो तुम सब भी। अम्मी ने मजीद कहा और बगैर उसे सुने कॉल काट दी। राबील उसी तरह आंखें फैलाए मुंह खोले मोबाइल को देख रही थी। इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतनी नरमी, और पूछा भी कुछ नहीं। वो धप करके सोफे पर बैठ गई। पहले सख्त रद्द-ए-अमल का खौफ परेशान कर रहा था, अब इससे ये गैर मतवक्का मोहब्बत संभालना मुश्किल हो गया था। अरे राबील और नवीरा घर पर नहीं है। फरखंदा बाजी ने हंसकर बिला वजह दाएं बाएं देखा। तो तुम्हारी खैरियत पूछने में मुझे और तो किसी का ख्याल ही नहीं आया। मैं समझी सब अपने अपने कमरों में आराम कर रही हैं। वो मजीद बोली और हुसन बानो ने एक गहरा सांस अंदर को खींचकर बज़ाहिर उन्हें मुस्कुराकर देखा। फरखंदा उनकी नंद थी और अभी कुछ देर पहले अचानक ही उनके यहाँ आन धमकी थी। वो आते ही बताने लगीं कि उनकी बहू के भाई आकिब ने सुबह उन्हें और वकार को हॉस्पिटल में देखा था और वो इसीलिए खैरियत पूछने आई। हुसन बानो का तो नंद को देखते ही चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था। इन हालात में वो खुद को संभालने के काबिल ना थी। किसी और को क्या तसल्ली बख्श जवाब देती। बाजी फरखंदा अपने किस्से सुना रही थी और हुसन बानो सोच में गुम थी कि शाम के वक्त वो नवीरा के घर पर ना होने का क्या जवाब पेश करेंगी और अंदर बैठे मेहरबान साहब और वकार को इस मुख्तसर वक्त में क्या समझाएं कि क्या झूठ बोलना है।
لیکن ان کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے موبائل پر ایک نئے نمبر سے کال آتی دیکھی تو کال اٹینڈ کر لی اور جواباً رابیل نے بلا توقف جو کچھ کہا حسن بانو نے مختصر سے وقت میں اسے اپنے لیے غیبی مدد تصور کیا اور بس کچھ دیر انہیں سوچ بچار کرنے میں لگی اور پھر انہوں نے لہجہ بدل کر جملہ تشکیل دیا جو سراسر سامنے بیٹھی فرخندہ کو سنوانے کے لیے تھا۔ کال بند کرنے کے بعد خود ہی نند کو بتانے لگیں کہ آج صبح ہی رابیل اپنے گاؤں واپس گئی ہے اور نویرہ جو کہ امتحانوں سے فارغ تھی تو بھابھی نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ دوران گفتگو بھی ان کی مزمحل ستی حالت حشاش بشاش ہونے لگی۔ ان کی بچی خیریت سے تھی، اچھی جگہ پر تھی اور بخیریت گھر واپس آنے کی راہ بھی سہل ہو چکی تھی اور اب وہ حقیقی اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے 48 گھنٹوں کی قیامت لمحوں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب وجہ چاہے جو بھی ہو، گھر کے اندر گھس آیا طوفان بنا کسی کو نقصان پہنچائے واپس پلٹ گیا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اب تو بس فرخندہ کے جانے کی دیر تھی۔ انہوں نے یہ خوشخبری جلد شوہر اور بیٹے کو سنانی تھی۔